आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो आपने फरमाया इंसान वो है जो दूसरों का एहसास करता है और जानवर वो है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपना ही एहसास करता है। तो आज के दौर में हमारे अंदर जो एहसास है दूसरों को लेकर वो ख़त्म होता जा रहा है। हम बेहिस होते जा रहे हैं, हम बेहिसी की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर चुके हैं। तो कोशिश कीजिए अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। नाज़रीन, आज का अहम टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल, ख़वातीन के सेहत के हवाले से आज हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती हैं, तो हम उसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चा है वो बड़ा हेल्दी हो और सब लोग मिल के उसकी टेक केयर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं कि जब उन्होंने कंसीव कर लिया 9 मंथ्स तक उनको कोई प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, वो उनको कोई और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि हमारी नानियाँ दादियाँ हमेशा कहती है कि जब जी हमने बच्चे पैदा किए तो हमारे साथ तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, हम काम भी कर रही होती थी, हम सिर्फ नॉर्मल ग़िज़ा ले रही होती थी, कोई विटामिन भी नहीं ले रही होती, तो फिर भी नॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते थे, तो इनको भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ क्योंकि हमारी जो डाइट है, जो हम फूड है, जो हम खा रहे हैं, वो तब्दील होना शुरू हो गया, चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई ना, तो हम ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं खा रहे होते ज़्यादातर। तो अब हमारी जो बॉडी में जान होती है या एनर्जी होती है वो उस तरह से नहीं होती। तो जनाब, प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर है जिनको आपको अपनाना पड़ेगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है या नहीं है। और जो लोग 9 मंथ्स तक अपने डॉक्टर के पास नहीं जाते और ख़ुद से ही सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं और देखिए कि फलानी खातून जो थी वो प्रेग्नेंट थी तो वो ये वाली मेडिसिन खाती थी, ये विटामिन खाती है, तो मैं भी खा लेती हूँ, कोई मसला नहीं, डॉक्टर पे जाने की क्या जरूरत है। उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और जब उनकी डिलीवरी हो रही होती है तब उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने के चांसेस होते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान डॉक्टर रेहाना आमिर मौजूद है, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट है। एक लंबा चौड़ा उनका तारुफ है, माशाल्लाह से उन्होंने गायनी बहुत ज्यादा काम किया और मजीद काम भी करी है। डॉक्टर साहिबा, वेलकम करते हैं आपको। अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाओ इरम, ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहिबा। हमेशा की तरह बहुत सी इंफॉर्मेशन आपसे मिलती है, बहुत से लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। डॉक्टर साहिबा, जैसे मैंने जिक्र किया, ख़वातीन कंसीव करती हैं, बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रही होती है, उनकी फैमिली भी, और एक ग्रुप ऐसा है जो बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहा होता कि उन्होंने कंसीव कर लिया, स्पेशली जब सेकंड बेबी होने वाला होता है। तो डॉक्टर साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में जो प्रेगनेंसी की केयर है वो तकरीबन 20, अगर 100 औरतें हैं तो उनमें से सिर्फ 20% औरतों को, 15 से 20% औरतों को मिल रही है। हम चूँकि इस वक्त लाहौर में बैठे हैं तो हम समझते हैं कि सारा पाकिस्तान पूरे में लाहौर वाले हालात हैं, तो ये इस तरह की सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 80% औरतें ऐसी हैं जिनको रूटीन प्रेगनेंसी की केयर नहीं मिल रही और वो मुख्तलिफ ज़ाहिर पेचीदगियों का शिकार होती हैं, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, जब बच्चे की पैदाइश है उसके दौरान है, इवन उसके बाद है 6-8 हफ्ते तक। तो ये सारे मसाइल फिर उन फीमेल्स को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं जिनकी प्रेगनेंसी की केयर नहीं है, एज़ कम्पेयर टू उन फीमेल को जो प्रॉपरली अपने डॉक्टर के पास जाती हैं, अपना चेकअप कराती हैं। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो उसको साथ साथ ही सॉल्व किया जाता है, बजाय इसके कि वो जो मसला है वो ख़तरनाक हद तक या पेचीदगी की शक्ल इख्तियार कर ले, वो फिर जानलेवा साबित होता है माँ के लिए या बच्चे के लिए। जानलेवा अगर ना भी साबित हो, फिर इस किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं जो कि खतरनाक, ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जो खतरनाक होते हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या ऐसी खवातीन भी होती हैं जब वो कंसीव कर लेती है और 9 मंथ्स तक डॉक्टर के पास नहीं आती और जब डिलीवरी करीब होती है या सी सेक्शन होना होता है तो ही डॉक्टर के पास आती हैं? आप अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में काम करें, लाइक जिना हॉस्पिटल सर्विसेज, DHU, बेसिक हेल्थ यूनिट, या किसी भी हॉस्पिटल्स में जहाँ के आप एमरजेंसीज रिसीव करते हैं, तो आपको तकरीबन 70% वो पेशेंट मिलते हैं जिन्हें आम जुबान में कहा जाता है यान बुक है, जिन्होंने खुद को बुक ही नहीं कराया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जी आप उन्हें रिसीव करते हैं तो वो उनका हीमोग्लोबिन लेबर के साथ आ रही होती है, जैसे जी लेबर पेन्स आ रही हैं और इमरजेंसी में लैंड किए हैं, जी पेन्स आना शुरू हो गई तो हम हॉस्पिटल आए। क्योंकि हमारे पहले भी नॉर्मल डिलीवरी थी तो हम इस वजह से हमने कोई चेकअप नहीं कराया, ना पिछली दफ़ा भी नहीं कराया तो कोई मसला नहीं हुआ था, इस दफ़ा भी नहीं कराया। तो आप रिसीविंग पे देखते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन 4, 6 और 8, जितना बॉडी में आम औरत के फीमेल में ब्लड, उससे आधा ब्लड उनकी सर्कुलेशन में। तो ये उनके लिए एक नॉर्मल सी बात होती है। उस वक्त फिर डॉक्टर भागते हैं, सारा कुछ ब्लड बैंक्स में भागते हैं, ब्लड अरेंज करते हैं ताकि इनकी जान बचाई जाए।
इनकी डिलीवरी खैर खरीद से उस वक्त एक ऐसी हरासमेंट वाली सिचुएशन डॉक्टर्स के लिए भी खड़ी हो जाती है बिल्कुल कि जी कल को फिर यही जब इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं और कुछ मसला गड़बड़ हो जाए फिर वो समझते हैं जी सारी पेचीदगी डॉक्टर ने पैदा की। बिल्कुल वो इस बात को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते कि हमें चेकअप कराना चाहिए तो और हम किस हालत में पहुँचे हॉस्पिटल में। डॉक्टर तो बहरहाल मसीह हैं, उन्होंने तो जान बचाने के लिए वो खुद भागते हैं, सारे काम करते हैं, ब्लड अरेंजमेंट्स खुद कराते हैं। अटेंडेंट आमतौर पे ऐसे मरीजों को जब लेके आते हैं वो गायब भी हो जाते हैं मैनी टाइम्स। हाँ क्योंकि वो तो शुरू से ये केयरलेसनेस वाली सिचुएशन में है ना फीमेल, बिल्कुल तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं एक्चुअली उठा रहा। बिल्कुल तो उस टाइम भी यही सिचुएशन हो जाती है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला नहीं होता सिवाय एक डॉक्टर के। उसके बाद कोई मसला पैदा हो जाए तो वही जिम्मेदार है उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि एक पेशेंट जब आपके पास आता है जाहिर है उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी पता होना जरूरी होती है और वो सिचुएशन भी ऐसी होती है कि डॉक्टर कम टाइम में आप डिलीवरी करें या मेडिकल हिस्ट्री पे फोकस करें और डॉक्टर पे भी प्रेशर हो जाते हैं और अक्सर इख्तलाफात भी नजर आ रहे होते हैं डॉक्टर में भी और अटेंडेंट में भी इस दरमियान में। नहीं, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैनी टाइम्स इस तरह होता है कि जो मेडिकल हिस्ट्री है वो मिस होने से पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड। बेशुमार पाकिस्तान में औरतें ऐसी हैं जिनको सिर्फ इवन कार्डियक प्रॉब्लम भी प्रेगनेंसी में राइज हो जाते हैं। सिर्फ अच्छा। शुगर ब्लड प्रेशर नहीं, उसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ठीक है तो वो पेशेंट उस वक्त जब पेशेंट इमरजेंसी में रिसीव हुआ, वो लेबर में हुआ, कार्डियक वर्कअप आप बिल्कुल नहीं करा सकते जी। और वो पता भी नहीं चलता उस टाइम के ये कार्डियक पेशेंट है। हाँ। तो उसके बाद जो ही वो औरत बच्चा पैदा करती है उसके फौरन बाद उसकी सर्कुलेशन इनहैंस हो जाती है, हार्ट पे बर्डन बढ़ जाता है एकदम, फ्लूइड ओवरलोड उसे आमतौर पे हम कहते हैं आम जुबान में, सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसके बाद वो पेशेंट सडनली कोलैप्स भी कर जाते हैं मैनी टाइम्स और बाद में पता चलता है जी पेशेंट तो कार्डियक पेशेंट थे या सिजेरियन सेक्शन होता है तो सिजेरियन के दौरान ही इस तरह की चेंजेस आती हैं ईसीजी में, सब कुछ के पता चलता है नहीं जी पेशेंट तो अनडायग्नोज्ड कार्डियक इलनेस भी चल रही है। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रेगनेंसी को सिर्फ आमतौर पे प्रेगनेंसी को ये कंसीडर किया जाता है ये एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, ये एक नॉर्मल चीज़ है जी। प्रेगनेंसी नॉर्मल चीज़ है अगर उसकी केयर उस तरह की जाए जिस तरह करनी चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम भी अराइज होते हैं जिनका टाइमली पिकअप होना और ट्रीट होना बड़ा ज़रूरी है और अगर वो नहीं ट्रीट होते तो माँ या बच्चे के लिए वो जानलेवा साबित होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया ये ज्यादातर देखने में आता है कि पहले बेबी में फिर भी थोड़ी केयर की जाती है, जब सेकंड बेबी होता है तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। आमतौर पे ये कंसीडर किया जाता है कि अगर फीमेल ने एक बच्चा खैर खैरियत का पैदा कर लिया तो उसको तो पिछली दफ़ा कुछ नहीं हुआ तो ये कैसे हो सकता है अगली दफ़ा कुछ हो या उससे अगली दफ़ा कुछ हो। तो ये हाँ, सिर्फ ये प्रेगनेंसी ये नहीं कि एक औरत से दूसरी औरत में मुख्तलिफ होती है, एक ही फीमेल में हर प्रेगनेंसी की नोयत मुख्तलिफ हो सकती है जी। इसीलिए तो ये होता है कि औरत ने एक बच्चा पैदा किया फिर कोई एक मिसकैरेज हो गया फिर किसी बच्चे के पेट में डेथ हो गई फिर किसी दफ़ा शुगर हो गई। इसलिए एक ही फीमेल में हर प्रेगनेंसी की नोयत मुख्तलिफ होती है। ये नहीं है कि एक फीमेल में एक प्रेगनेंसी खैर खैरियत की है तो हम ये कह रहे हैं ये गारंटी है कि इससे अगली और इससे अगली प्रेगनेंसी ठीक होगी, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है। इसलिए फीमेल को हर प्रेगनेंसी को उतना ही एम्फेसाइज करना और चेकअप जरूरी है। ठीक हर है। प्रेगनेंसी में अपनी नोयत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है हर बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट है, ये तो नहीं कि आपका पहला पैदा होने वाला बच्चा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट था, दूसरा हर नहीं आने है। वाला बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसका उतना ही राइट है। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब सेल्फ मेडिकेशन की बात करते हैं, हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का रुझान बढ़ना शुरू हो गया है। जैसे आपने अपने एक पेशेंट को मेडिसिन दी है, अगर उसकी देवरानी आ गई या उसकी नंद आपके पास आ गई है तो उसको होगा डॉक्टर रिहाना ने ये मेडिसिन मेरी भाभी को भी दी थी तो प्रेगनेंसी में मुझे भी खा लेनी चाहिए क्योंकि मुझे भी जरूरत है। आपको लगता है कि वाकई सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज्यादा का ट्रेंड सिर्फ इस हद तक नहीं कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन था कि अगर गायनाकोलॉजिस्ट ने प्रेस्क्रिप्शन लिखी वो तो सेफ मेडिकेशन लिखेगी जी। अगर कोई नेक्स्ट प्रेग्नेंट उसको यूज भी कर ले तो कम से कम उसके उस तरह के इफेक्ट नहीं आएंगे कि बच्चे में प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन का जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है ना वो इंटरनेट से भी वो खुद सर्च करते हैं दवाइयों को, अच्छा जी मुझे सर में दर्द है मैं ये मेडिकेशन लूँ, मुझे ये मैं ये खा लूँ, मुझे पेट में दर्द है मैं ये मेडिकेशन ले लूँ। वो मेडिकेशन आमतौर पे खास तौर पे पहले 20 वीक्स में बच्चे में चेंजेस करती है, जो उसकी फॉर्मेशन में चेंजेस करती है। लाइक उसकी हेड टू टो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उसकी साख्त में, उसकी एनाटमी में, उसके जेनेटिक्स में प्रॉब्लम अराइज कर सकती है। वो मेडिकेशन आमतौर पे हम कहते हैं एक पीरियड होता है जिसे पीरियड ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, उसमें कोई दवाई ली जाएगी तो वो बच्चे की साख्त में प्रॉब्लम करे। ठीक है। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो सकता है जो कि उसको मेंटली हैंडीकैप कर सकता है, उसके ये मसल्स को ख़राब कर सकता है। इसलिए कोई भी दवाई लेने से पहले आप 100 दफ़ा सोचें, ये नहीं कि जी अनड्यू कोई मेडिकेशन मत ले अपनी डॉक्टर को बताए बगैर, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, कैटेगरी ए बी सी डी। जो कैटेगरी सेफ़ है वो सिर्फ ए और बी, तो अगर आप ए और बी की सेफ्टी सिर्फ आपके डॉक्टर को, आपके गायनेकोलॉजिस्ट को पता है। बिल्कुल। तो एक सिंगल पेन किलर भी आपके सिंपल जो दवाई पेन किलर सिंपल समझ ले, जो पेन किलर हमारे घरों में ऐसी खानी जाती है, हाँ। किडनी को इफेक्ट कर सकती है, बेबी की किडनी।
इस वजह से बिला वजह मेडिकेशन प्लीज मत करें। ठीक है, इसका मतलब है हमारे यहाँ ये रुझान ज्यादा होना शुरू हो गया सेल्फ मेडिकेशन का। बहुत ज्यादा नेट की वजह से आमतौर पे जो पेशेंट की क्वालिफिकेशन पूछे जी मैंने एफए किया हुआ, मैंने मैट्रिक किया हुआ, वो कहते नहीं मैंने तो सर्च किया था तो मैंने ये मेडिकेशन। डॉक्टर साहब एक ये भी होता है कि अगर आप किसी को मेडिसिन दे देना डॉक्टर, वो घर जाके दोबारा से सर्च करते हैं उस मेडिसिन को, फिर उनको क्योंकि गूगल पे 3-4 चीजें आ रही होती हैं उस जो मेडिसिन है उसके इस्तेमाल की या उसके साइड इफेक्ट की, तो वो फिर अक्सर लोग इस्तेमाल करना भी छोड़ देते हैं। इस्तेमाल करना भी छोड़ देते हैं। उसके अलावा पेशेंट जब नेक्स्ट टाइम आपके पास आते हैं, हर तीसरे चौथे मरीज को समझाना पड़ता है कि प्लीज़ आपको डॉक्टर ना बने, हम बड़ी मुश्किल से बने हुए हैं, बचपन से पढ़े, इस उम्र तक पढ़े, तो ये इतना आसान काम नहीं है कि आप घर गए आपने पढ़ा और आप डॉक्टर बन गए। ठीक है, तो वो जो जितना भी मटेरियल गूगल पे किया जाता है लोड, वो कोई भी उठ के कर सकता है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो किसी गाइडलाइन के अंडर नहीं है। उसके बाद एक आर्टिकल इवन मैं खुद भी पढ़ूंगी तो मैनी टाइम्स मुझे वो सारा आर्टिकल पेशेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता। उसमें से चंद एक चीजें होती है, हर मरीज पे जो एक डिजीज के बारे में मैंने पढ़ा वो सारा एप्लीकेबल नहीं है। ये आपकी एक क्लिनिकल विजडम है जो आपको सिखाया जाता है, समझ लें टीच किया जाता है किसमें से क्या कहाँ अप्लाई करना। उसके लिए हमें बड़ा लंबा चौड़ा हमारे सेशंस होते हैं, बड़ी टीचिंग क्लासेस होती हैं, उसके बाद हम हमारी ये कैपेबिलिटी। डॉक्टर साहब बहुत पैसा भी लगता है डॉक्टर बनने में, ये भी बता दें। डॉक्टर बनने में बड़ी मेहनत, आप समझ लें कि आपने पैदा हुए हैं आप, और उसके बाद से आपने बुक पकड़ ली, आपने दिन पकड़ी, आपने रात पकड़ी, आपने पहले ये कहा जी मैंने मेरिट पे आना है, उसके बाद मेरिट पे आ गए, फिर मेडिकल कॉलेज में तो बहुत ही सख्त होता है हर प्रोफेशन के एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर आप स्पेशलिटी में आए, स्पेशलिटी फिर आपको ऐसा लगता है एमबीबीएस करने के बाद अभी तो डॉक्टर आप बने ही नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ प्रोसेस। हाँ। क्योंकि सिंपल एमबीबीएस की तो कोई वर्थ नहीं, और पेशेंट यकीन जाने इतने कॉन्फिडेंट के साथ आके बिहेव करते हैं मेडिकेशन के लिए कि एज अ डॉक्टर हम खुद ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं। देखिए डॉक्टर हजरात भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं। ये डॉक्टर रिहाना जो आपको बता रही है, आप जो 2 मिनट में डॉक्टर बन के आ जाते हैं ना इंटरनेट से देख के, इनके लिए बड़ी खतरनाक तो आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक है। और अवॉइड कीजिए क्योंकि आपकी डॉक्टर बेहतर जानती है, जिनके पास आप जा रहे हैं वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानती है। पढ़ने के बाद आपको लिख रहे हैं, बिल्कुल। डॉक्टर ने 5 मिनट में तो दवाई लिख दी है, मैंने तो इतना टाइम गुजारा, मैं तो 30 मिनट 40 मिनट 2 घंटे पढ़ा उसको। हाँ। इसलिए आई नो बेटर। डॉक्टर ने जो 5 मिनट में भी लिख दी उसके पीछे पूरी एक लाइफ स्टोरी, पूरी वो 5 मिनट की स्टोरी नहीं है कि उसने देखा और आपको लिख दी। बिल्कुल, ये थी एक डॉक्टर की स्टोरी कि डॉक्टर कैसे बनते हैं और कितनी मेहनत होती है, और उसके बाद मुसलसल पढ़ते रहते हैं। मतलब अभी भी डॉक्टर साहिबा बहुत से कोर्सेज कर रही होती है, बहुत से एग्जाम्स दे रही होती है, अपडेट करते हो डेली बेसिस पे। बिल्कुल। तो जनाब आप ऐसे ना कीजिए, आप अवॉइड कीजिए ऐसी चीजों से, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर साहिबा दूसरे ग्रुप की तरफ आ जाते हैं, ओवर सेंसिटिव लोग जो छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी बात में उनकी कोशिश होती है डॉक्टर साहिबा ज्यादा सारे मेडिसिन लिख के दे दे ताकि वो ठीक रहे, और जरूरत से ज्यादा परेशान रहना, ओवर सेंसिटिव हो जाना, चीजों को लेके जाना, वो भी क्या ठीक है? ओवर सेंसिटिविटी की 2 रीजंस होती है। एक तो ये कि कुछ पेशेंट जैसे पैम्पर्ड ही बहुत है, आपने उन्हें कहा कि नहीं आपने 3 वीक्स बाद विजिट करना। आमतौर पे हम कहते हैं एंटीनेटल विजिट 6 to 8 होते हैं। 9th मंथ में डॉक्टर के पास 6 से 8 दफा आने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो वो एक अलग सिचुएशन है कि अगर वो आपको कहें कि आपने इस दफा जल्दी आना। ओवर सेंसिटिव लोग आपको हर वीक ही, हर 7 डेज बाद आपको आपके पास मिलेंगे। ठीक है कि जी अब मुझे ये प्रॉब्लम है, अब मुझे ये प्रॉब्लम है। बेशुमार पेशेंट में कुछ ये भी होता है कि साइकोलॉजिकल चेंजेस ऐसी होती हैं कि वो कोप नहीं कर पाती, प्रेगनेंसी को उस तरह कोप नहीं कर पाती। लेकिन बेशुमार पेशेंट ऐसी होती है कि वो इतनी ज़्यादा थ्रेटेंड होती हैं, डरी होती हैं कि मुझे कुछ ना हो जाए प्रेगनेंसी से, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए प्रेगनेंसी से। तो ये एक फियर वाली बात भी नहीं है, आप कॉन्फिडेंट रहें। अगर आप प्रॉपर चेकअप करा रही हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो साथ साथ पिकअप होगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डॉक्टर को प्रॉपर चेक करा रहे हैं तो आपको जी जब बच्चा पैदा हुआ तो पता चला कि माँ को ये मसला अराइज हो गया या बच्चे को ये बड़ी अनलाइकली सिचुएशन है, बहुत ही अनलाइकली। इसलिए ओवर सेंसिटिविटी भी खतरनाक है, वो अनड्यू ट्रीटमेंट्स की तरफ लेके जाती है। अगर पेशेंट मेरे पास बार बार आएगा, फिर मैं उसको आमतौर पे ये होता है फिर आप कुछ ना कुछ मेडिकेशन चेंज करते हो, कुछ नई मेडिकेशन ऐड उनको मुतमईन करने के लिए, उसको साइकोलॉजिकल कंफर्ट फील करे। ठीक है। इस वजह से अनड्यू, उसके बाद जो पेशेंट ओवर सेंसिटिव होता है वो कभी भी एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता। ठीक है। मल्टीपल लोगों के पास ओपिनियन लेने जाते, कभी एक के पास, कभी दूसरे, कभी तीसरे, फिर इस तरह वो अनड्यू ट्रीटमेंट्स और अनड्यू ट्रीटमेंट्स के इफेक्ट्स मतलब प्रेगनेंसी को मुश्किल बना देते हैं, चाहिए कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, प्रॉब्लम में डाल लेते हैं वो। इसलिए अनड्यू चेकअप्स भी जो है, जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि जी एक ड्यू चेकअप जरूरी है, प्रेगनेंसी की एक प्रॉपर केयर जरूरी है, लेकिन अनड्यू चेकअप्स, अनड्यू विजिट्स, अनड्यू डॉक्टर्स के पास जाना भी ठीक बात नहीं। उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए। इसलिए इस तरह भी करना
ठीक बात ठीक है नहीं डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आज हम बड़े कॉमन क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए कि ये छोटी छोटी चीजें जिनको आपने अवॉइड करना है। डॉक्टर साहिबा, कभी ऐसा भी होता है कि एक डॉक्टर के पास आप जा रहे होते हैं 9 मंथ्स तक, जब डिलीवरी करीब आती है तो आप 1 मंथ पहले या 15 दिन पहले अपने डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए? ये बड़ी, और मैनी टाइम्स ऐसे कर रहे हैं जी। पेशेंट, ये नहीं कि मैनी टाइम्स ऐसे करते हैं। बेसिकली वो एंड पे ये समझते हैं मरीजों में ना, एक ये वाली बात बड़ी है ना कि जी नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन, डॉक्टर ने अगर कह दिया आपकी जो सिजेरियन सेक्शन का रिस्क है पूरी दुनिया में इंटरनेशनली 20% है। जी। जैसे अगर 100 पेशेंट है फीमेल, वो लेबर में गई, उनमें से 20% को रिस्क है कि उनका सिजेरियन सेक्शन होगा। ठीक है। माँ उसकी इंडिकेशन जाहिर है कि जी या तो मदर को कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकता है या बच्चे को, ठीक है। जो कि जानलेवा साबित हो सकता है, उस पर इंडिकेशन है। लेकिन आमतौर पे जब आपके पेशेंट में कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए, समझ लो उसको डायबिटीज़ है या उसको हाइपरटेंशन है, तो गायनाकोलॉजिस्ट काउंसल करते हैं कि जी आपको सिजेरियन सेक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, चांसेस हैं। हाँ, चांसेस हैं। तो मैनी टाइम्स वो समझते हैं चूँकि इन्होंने हमें चांसेस कहा है तो ये शी विल एंड अप इन सिजेरियन सेक्शन, तो मुझे इसको चेकअप नहीं कराना, मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊंगी जो मुझे 100% गारंटी दे कि जी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है। आमतौर पे 80% एट दी एंड डॉक्टर चेंज करने की रीज़न यही है, क्योंकि ठीक मैं है। ये समझते हैं कि ये डॉक्टर मुझे गारंटी नहीं दे रहा हाँ। कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। सही। तो मैंने उस डॉक्टर के पास, गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है जो मुझे ये गारंटी दे एंड पे कि जी मेरी हर सूरत नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक हो गया। 100% गारंटी तो खैर कोई नहीं दे सकता, ऑल्दो कि हम कहते हैं जी इंसिडेंस वेरी करता है किसी हद बिल्कुल। तक। डॉक्टर साहब, सिचुएशन भी Gynecologist होती है ना उस वक्त, पेशेंट की सिचुएशन कैसी है, बीपी कैसा है, शुगर कैसी है, बड़ी सारी चीजों को देखना decision होता है, पड़ता बहुत है। ही चीज़ों पे डिसीजन होता है। ठीक है। उसके बाद चले नाज़रीन, बाद यहाँ ये वक्त हुआ है decision छोटे होता से है। ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर रेहाना हमारे साथ मौजूद होंगे, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर रेहाना हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डॉक्टर और जो पेशेंट है वो उनका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि 9 मंथ्स का ये रिलेशनशिप होता है। इसमें डॉक्टर साहिबा क्या कह रही हैं या आपके डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाँ, पेशेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और मेंटली तौर पर अगर पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है तो डॉक्टर साहिबा किस तरह से उनको ट्रीट कर रही होती हैं, किस तरह से उनको साथ लेके चल रहे होते हैं। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर साहिबा, जैसे रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, पूरे 9 माह का एक रिलेशनशिप होता है डॉक्टर के दरमियान में और एक पेशेंट के दरमियान में। इसमें क्या क्या चीजें बिल्ड की जा सकती है डॉक्टर की जानिब से? क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अपने पेशेंट को कॉन्फिडेंट भी कर रहे होते हैं और बता भी रहे हो, उनको रिलैक्स भी कर रहे होते हैं? जैसे आपने जिक्र भी किया कि ज़हनी तौर पे भी कुछ जो होते हैं ना पेशेंट, वो बड़े ओवर सेंसिटिव होते हैं, चीजें बड़ी सर पे ले लेते हैं और परेशान ज्यादा रहते हैं। नहीं, डॉक्टर का बड़ा ही जरूरी है कि डॉक्टर एक रैपो बिल्डअप करे अपने हाँ। पेशेंट के साथ, उसको ट्रस्ट होना चाहिए। इसमें डॉक्टर का बहुत ज्यादा रोल। सम टाइम पेशेंट ऐसे होते हैं कि बड़े एप्रीहेंसिव आते हैं, बड़े इरिटेबल होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, लेकिन डॉक्टर के एटीट्यूड से फौरन ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये डॉक्टर एज अ गायनाकोलॉजिस्ट बड़ा ही ज़रूरी है कि आप अपने पेशेंट के साथ पोलाइटली बिहेव करें, अच्छे तरीके से बिहेव करें, वेल मैनर्ड बिहेव करें, उसकी केयर करें। ठीक उसको है। केयर की ज़रूरत है और ठीक है। उसको जो डॉक्टर की केयर है उसको वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है कि जी मेरी डॉक्टर मेरी बड़ी केयर करती है। उसके बाद डॉक्टर ने ही, और फीमेल ये भी कंसीडर करती है मनी टाइम्स, वो पहले अंदर आ जाते हैं, वो कहते हैं जी मेरी फैमिली को भी काउंसल कीजिएगा, एजुकेट कीजिएगा कि वो मेरी केयर करें। हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ ये नहीं समझती कि मेरी डॉक्टर ने मेरी केयर करनी है, वो ये समझती है कि मेरी केयर जो मेरे घर वालों से करानी है वो भी मेरी डॉक्टर ने ही करानी है। उसने एडवाइस करना है इनको कि जी इसकी केयर करें, इसको प्रॉपरली टाइम पे लेके आया करें, इसको प्रॉपरली मेडिकेशन दें, इसको और इसके बच्चे को केयर की ज़रूरत है। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर का कि वो एक रिलेशनशिप बिल्डअप करें। हम कहते हैं कि हमने आमतौर पे प्रोफेशनली ये एक मेडिकल एथिक्स में है कि आपने ये रिलेशन नहीं बनाना कि ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी बहन है, ये मेरी लाइक आप मेरी भाभी की तरह है, आप मेरी नहीं, आपका एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जो कि एक ऐसा रिलेशनशिप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उनको उस तरह से प्रॉब्लम्स है उनसे कंसर्न रिलेशनशिप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम रिलेटेड है कि फीमेल को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम अराइज होगा तो मेरी डॉक्टर, माई डॉक्टर इज कैपेबल एनफ कि वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व और डॉक्टर साहिबा मेरे लिए अवेलेबल भी होंगी। हाँ, जो मुझे कंफर्ट देगी। वो आमतौर पे पेशेंट ये कहते हैं, जो अच्छा डॉक्टर होता है, पेशेंट आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बड़ी परेशान आई थी, आपसे मिलने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो जाती। मुझे ऐसा लगता है हालांकि मैंने कोई भी टैबलेट नहीं ली,
लेकिन मुझे ऐसे फील होता है कि मैं बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर हो गई। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। जरूरी है। हाँ, डॉक्टर साहिबा, के वर्ड्स मरीज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, मैं एग्री करती हूँ। मेरी बड़ी करीबी दोस्त है, वो जब प्रेग्नेंट हुई एक डॉक्टर साहिबा के पास गई, और बड़ी अच्छी डॉक्टर साहिबा, बड़ी उनकी अच्छी हाई प्रोफाइल, लेकिन वो फर्स्ट जब सिटिंग के बाद सेकंड टाइम उनके पास नहीं गई। मैंने रीजन पूछी, मैंने कहा इतनी अच्छी डॉक्टर है, आप जा भी रही थी, सब कहती सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम गई उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि इट्स नॉर्मल, तुम प्रेग्नेंट हो तो इट्स नॉट अ बिग डील ना, बस उन्होंने मुझे पेपर पे लिख के दे दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए मैं शायद इंपॉर्टेंट नहीं थी। मतलब उस टाइम वो कुछ भी सोच लेते हैं ना, कि उनको लग रहा था कि वो उस तरह से केयर से बात करेंगी, वो कहेंगे अच्छा बेटा आप प्रेग्नेंट है तो आपने इस तरह से करना है, थोड़ा समझाएंगी, तो इस वजह से वो दोबारा उस डॉक्टर के पास नहीं गई। नहीं, बड़ी आपने दुरुस्त बात की है। डॉक्टर्स मैनी टाइम ऐसे होता है कि रश बड़ा होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन हर पेशेंट एक्चुअली एक इंडिविजुअल अटेंशन मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं तो मैंने यही कहना है कि जी मैं इंपॉर्टेंट हूँ, आप है तो आपने कहना जी मेरी डिजीज इंपॉर्टेंट है, कोई तीसरा उसने कहना मेरी डिजीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर से हर पेशेंट एक इंडिविजुअल अटेंशन मांगता है। वो ये नहीं समझेगा कि जी डॉक्टर ने चूंकि एक सीरियस पेशेंट आगे है तो इस वजह से वो मुझे इग्नोर करके तो एक सीरियस पेशेंट को देखने लग जाए। जी। वो जो पेशेंट है आमतौर पे वो डॉक्टर की साइकोलॉजी को नहीं समझते। जी। डॉक्टर्स ऑलरेडी मेंटली ऑक्यूपाइड होते हैं, मैनी टाइम्स इस वजह इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हाँ कि जी। एक पेशेंट को प्रॉपर, या हालांकि आप डॉक्टर की रेपो को कंसीडर करते हुए उसके पास जाते हो, आपको कोई रेफर करता है, आपको बताता है कि नहीं जी बहुत अच्छी डॉक्टर है, आप जाते हो तो आप कंपैरेटिवली डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो मैनी टाइम्स ऐसे होता है कि माइट भी कि डॉक्टर प्री ऑक्यूपाइड हो, कोई पीछे एक ऐसी इमरजेंसी चाह रही हो जिसमें वो ज़हनी तौर पे इन्वॉल्व हो, लेकिन आम तौर पे ये कंसीडर किया जाता है कि हर पेशेंट एक इंडिविजुअल अटेंशन मांगता है, जो कि उसका राइट है। ठीक है। ठीक है ना, तो हाँ जी, इसलिए ये आमतौर जरूरी पे होता है। कोशिश करते हैं कि हर पेशेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दे। बिल्कुल। मैंने ऐसे देखा है कि बड़े अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट जो कि अगर हम उस तरह देखें कि बहुत हाईली कॉम्पिटेंट नहीं है, मगर एटीट्यूड वाइज उनसे पेशेंट बड़ा अच्छा सेटिस्फाइड होता है। हाँ बिल्कुल। तो उनके क्लिनिक्स पे ज़्यादा रश होगा एज कम्पेयर उन गायनेकोलॉजिस्ट की निस्बत जो बड़े अच्छे सर्जन हैं, बड़े बिल्कुल। लायक हैं, बड़ा सारा कुछ है, लेकिन वो पेशेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए काउंसलिंग पूरी बड़ी दुनिया जरूरी में होती है। हर किसी फील्ड में, इवन आपकी फील्ड में, हर बिल्कुल। फील्ड में कम्युनिकेशन को सबसे ऊपर कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल। कि आपने अगर कोई बात बतानी है, जैसे मैंने लिख दी प्रेस्क्रिप्शन पे, लेकिन मैंने पेशेंट को कंसल्ट नहीं किया कि आपने ये करना है, मैंने दवाइयाँ लिख दी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि ये मेडिकेशन आपके लिए कितनी ज़रूरी है, या इनको ना लेने से आपको क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं। तो पेशेंट आमतौर पर ये कंसिडर करता है कि डॉक्टर ने दवाइयों के बारे में चूँकि मुझसे बात नहीं की, तो उसके लिख देने का ये मतलब है मैं इनको लूँ या ना लूँ, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ। इसलिए ये आमतौर पे कंसीडर एज अ पेशेंट, मैं अगर खुद भी पेशेंट हूँ, मैं जाती हूँ तो मैं उनकी इंपॉर्टेंस को किसी हद तक जानना ज़रूरी समझती हूँ। ठीक है। फिर जब आप प्रॉपरली नहीं बताते, मरीज जाकर खुद उनको सर्च करता है कि इनके लेने ना लेने से क्या डिफरेंस आता है, फिर प्रॉब्लम एक क्रिटिकल जोन में चली हाँ जाती बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ ये बड़ी खूबसूरत बात की, ये ऐसा होता है, और ये हमारे इर्द गिर्द के जो हमारी बहनें या हमारी बच्चियां हैं वो ये फेस कर रही होती है ये चीजें, और डॉक्टर साहब लेकिन भी। पेशेंट को ये कंसीडर करना चाहिए कि अगर डॉक्टर ने मुझे काउंसल नहीं भी किया, ये दवाइयाँ क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पेशेंट है, उसका पिछला बेबी था, उसे कहते उसको न्यूरोट्यूब डिफेक्ट था। जी। न्यूरोट्यूब डिफेक्ट का मतलब है जैसे कमर में फोड़ा था बाय बर्थ, तो फोलिक एसिड उसके लिए बड़ा जरूरी होता है। इवन जब आपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी करनी है तो आपने 6 मंथ पहले लेना है, अच्छा ठीक है। कम से कम 3 मंथ पहले तो हर सूरत लेना है। तो पेशेंट से मैंने पूछा, अभी उसने 5 इयर्स बाद दोबारा से कंसीव किया हुआ था जी। मेरे पास, जब वो आई तो वो तकरीबन अभी 5-6 मंथ की प्रेगनेंसी थी। तो पहले 4 मंथ ही प्री प्रेगनेंसी लेना जरूरी है, फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी जरूरी है। ठीक है। मैंने पूछा कि आपके बच्चे को इतना बड़ा प्रॉब्लम अराइज हुआ तो आपने फोलिक एसिड नहीं लिया, जब आप गई डॉक्टर के पास, ये बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने बताया नहीं आपको? कहती नहीं, डॉक्टर मुझे इस तरह तो नहीं बताया था बड़ा जरूरी है, मगर डॉक्टर ने लिख के दिया था मुझे और मैंने नहीं लिया। अच्छा, मतलब उनके लिए ये था कि जब तक बताएंगे नहीं तो इट्स मीन ये इंपॉर्टेंट लेकिन नहीं आप है। प्लीज़ एज अ पेशेंट आप ये ज़रूर कंसिडर करें कि डॉक्टर के आप जाते हैं, आपका चेकअप हुआ, डॉक्टर ने अगर अपने हाथ से कोई आपको इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की है या जी। कोई मेडिकेशन, जी। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक उसको है। आप मत ये करें कि उसको अंडर एस्टिमेट मत करें। चाहे आपको हो सकता है किसी भी वजह से डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा काउंसल ना किया हो, ठीक है। मगर आपको उस पेन से निकले हुए वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देनी। आपने ये नहीं कंसिडर करना कि ऐसे ही मैं क्यों ले लूं जबकि मुझे काउंसल नहीं किया। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडर करके ही लिखा जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब माशाल्लाह से सी सेक्शंस भी हो रही होती है, नॉर्मल डिलीवरीज भी आपके पास आ रही होती है। डॉक्टर साहब, आज के दौर में, आजकल में ड्यूरिंग डिलीवरी जो आपने देखा है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आज की हमारी खवातीन है वो फेस कर रही हैं? ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन किस चीज़ में आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से लेके लाइक डिलीवरी तक, और ड्यूरिंग डिलीवरी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ज़्यादातर? पाकिस्तान में चंद एक जो 4 प्रॉब्लम्स हैं वो तो बहुत ही कॉमन है ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें ठीक है। सबसे ऊपर एनीमिया। ठीक है। डाइट प्रॉपर नहीं, आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। 90% फीमेल में आयरन डेफिशिएंसी है वो।
क्योंकि आमतौर पे जो डाइट हम ले रहे हैं वो आयरन को उस तरह इम्प्रूव नहीं करती। ठीक है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फीमेल को आउट ऑफ प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर नहीं था तो प्रेगनेंसी के दौरान ही होना, उसे कहते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है जो कि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है मदर के लिए भी, बेबी के लिए भी। उसके बाद एक चीज़ है जेस्टेशनल डायबिटीज़, कि जी आपको अदरवाइज तो शुगर नहीं है लेकिन आप प्रेग्नेंट हुई तो आपको शुगर हो गई। ठीक, ये तो 3 वो हैं जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा जो रेयर है जिसमें लीवर के प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं, कोई हार्ट के प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं। ठीक है। ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि वो फीमेल में प्रॉब्लम हो रही हैं। हाइपरटेंशन है तो वो फीमेल को है, एनीमिया है तो वो फीमेल को है, ठीक है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो फीमेल को है, लिवर डिसऑर्डर है तो वो फीमेल को है, मगर इनडायरेक्ट वो आपके बच्चे को हर कॉम्प्लिकेशंस करेंगे। ये चारों प्रॉब्लम्स पांचों आपके बच्चे को हर कॉम्प्लिकेशंस, लाइक बच्चे का बिफोर टाइम पैदा हो जाना, मेम्ब्रेन्स का लीक हो जाना, बच्चे की पेट में डेथ हो जाना, बच्चे का ग्रोथ में कम हो जाना, बच्चे का ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हो जाना, बच्चे को पैदाइश के बाद उसके लंग्स का प्रॉपर्ली वर्क ना करना, ये सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली बच्चे की डायरेक्ट प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है। वो फीमेल की प्रॉब्लम्स हैं जो कि टाइमली पिक नहीं हुई और उन्होंने बच्चे को इफेक्ट की है। अच्छा, इससे बड़ा जरूरी है कि अगर फीमेल को कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो टाइमली पिक हो, ताकि वो बच्चे को इफेक्ट ना करे। बच्चे को फौरन इफेक्ट नहीं करेगी। अगर आपका बीपी ज्यादा तो फौरन नहीं इफेक्ट कर देना, जब आपने उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर वो बच्चे में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सही सही। डॉक्टर साहब ये 4 कॉमन प्रॉब्लम्स आपने हैं, आयरन की डेफिशिएंसी और ये जो आपने जिक्र किया। डॉक्टर साहब आफ्टर पोस्ट डिलीवरी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं खवातीन को, क्योंकि डिलीवरी के बाद माँ का पूरा फोकस बच्चे पे होता है, उसकी टेक केयर में, उसको दूध पिलाने में, उसकी सारी टेक केयर करने में, वो अपने पे तो ध्यान नहीं देती। बहुत सी खवातीन हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ भी बहुत सी खवातीन है जिनको पेल्विक फ्लोर मसल्स, पेल्विक मैं सही प्रोनाउंस करी हूँ तो आप मेरी करेक्शन कर दीजिएगा प्लीज, ये बीमारी या एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बेसिकली ये होती क्या है और कितनी परसेंट खवातीन है जो इससे गुजर रही होती है? पाकिस्तान में ना फीमेल में बड़ी ही कॉमन चीज़ ये कंसीडर की जाती है कि आपने बच्चा पैदा किया है तो आपने बहुत ही अच्छा खाना पीना, ठीक है, आपने ज़्यादा से मीठा खाना है, आपने ज़्यादा से वो कुल ड्राई फ्रूट्स, मेवा जात सारा कुछ खाना है। आप उससे फीमेल आमतौर पे हर प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल समझती है कि मेरा राइट है, मैंने 12 to 14 kg वेट गेन करना है। उसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फीमेल ये नहीं कंसीडर करती कि हमें अर्ली मोबिलाइज होना है, हमें वॉक और एक्सरसाइज करनी है। डिलीवरी या सिजेरियन के बाद फीमेल आमतौर पे 6 वीक के बाद आपको, इवन सिजेरियन सेक्शन के बाद भी 6 वीक के बाद आपको अपनी रूटीन एक्सरसाइज पे चले जाना चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि आप ये समझ रही हैं कि चूंकि मेरा सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो अब मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी। डिलीवरी के बाद भी आपको, सिजेरियन के बाद हम 6 वीक्स का टाइम पीरियड सिर्फ उस एक्सरसाइज के लिए देते हैं जिसको हैवी कंसीडर किया जाता है। ठीक है। जो मॉडरेट एक्सरसाइज है वो आप 1 वीक के बाद भी कर सकते हो, इसलिए अर्ली रिटर्न टू एक्सरसाइज बड़ा ज़रूरी है। उससे बॉडी के मसल्स और पेल्विक मसल्स खास तौर पे वो स्ट्रेंथन्ड होते हैं। बाद में यही प्रॉब्लम आमतौर पे 2 या 3 बच्चे पैदा करने के बाद फीमेल आपके पास आती है कि जी मुझे तो लोअर एब्डोमिनल प्रेशर फील होता है, मुझे प्रीनियल प्रेशर उसे कहते हैं फील होता है, जिससे ये होता है कि जी यूवी प्रोलैप्स उसे कहते हैं। तो जी यूट्रस डिसेंड करना शुरू हो जाती है, वो नीचे आना शुरू हो जाती है, अपनी पोजीशन को छोड़ देती है सिर्फ मसल की वीकनेस की वजह से। जिसमें आमतौर पे प्रोटीन डाइट का ना लेना और एक्सरसाइज को रिज्यूम ना करना। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि जी आप एक्सरसाइज करते ही नहीं थे, आपने बच्चा पैदा किया, आपने 2-3, उसके बाद आपने वेट गेन कर लिया, आपका एक्सरसाइज की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, डाइट आप जो मिला खा लिया, आपने ये कभी कंसीडर ही नहीं किया कि प्रोटीन्स डाइट ज़रूरी है मसल्स के लिए। आमतौर पे फीमेल इन सारी बातों को कंसीडर इग्नोर कर देती हैं। डॉक्टर साहब ये जो एजुकेटेड फीमेल्स, हाँ डॉक्टर साहब ये जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है खवातीन को, पेल्विक फ्लोर मसल जिसका आप जिक्र भी करी हैं, डॉक्टर साहब इसको क्यों इग्नोर किया जाता है जबकि इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती है खवातीन को? शर्मिंदगी भी हो रही होती है, समटाइम यूरिन का निकल जाना, छींक आने से, और आप उस तरह से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है इसमें। की सबसे बड़ी रीजन ये है कि बच्चा पैदा होते सारी ये प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होती, ये बच्चे की वक्त के साथ तकरीबन 15 to 20 ईयर्स बाद अराइज होती हैं। हालांकि रीजन वही वजह थी कि जब आपने बच्चा पैदा किया आपने प्रॉपर प्रोटीन डाइट और एक्सरसाइज को स्टार्ट ना किया, लेकिन प्रॉब्लम उसी टाइम अराइज नहीं होगा, प्रॉब्लम आमतौर पर 15 से 20 साल बाद अराइज होता है। अच्छा। तो इस वजह से इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। वो ये समझा जाता है कि 20 साल बाद अदरवाइज मैं बूढ़ी हो गई, मैं वीक हो गई, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम अराइज हुआ है। हालांकि एज का उसके पीछे रीजन यही होती है, इनडायरेक्ट लिंक है लेकिन माइल्ड, एक्चुअली आपकी फिजिकल एक्टिविटी का लिंक है, जो कि आपने पिछले आपकी पूरी जो लाइफ है उसके मुताबिक है। जो फीमेल पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज करती हैं, जो रूटीन में एक्सरसाइजेज करती हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होते। उनको ओल्ड एज में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगे। उसे आमतौर पर जो आपने कहा ना यूरिन का निकल जाना, उसे कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। फीमेल वॉशरूम जाते जाते यूरिन का निकल जाता है, उसकी भी रीजन पेल्विक फ्लोर मसल्स का वीक हो जाना है।
अच्छा, वो भी यही रीजन रीजन जी, अदर देन ठीक है, डायबिटीज। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। बहुत ही डिटेल में आज हमने बात की है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और आज हमने डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से भी बात की कि वो एक मजबूत आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल वे में। अगर आपका पेशेंट आपके पास मौजूद है तो आप एटलीस्ट उनको काउंसिल करके उनको मुतमईन करके वापस भेजिए, और अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डॉक्टर से दोबारा पूछ सकते हैं, ना कि ये कि अगर डॉक्टर साहब ने कोई बात नहीं की तो ठीक है गूगल करेंगे, गूगल में अगर साइड इफेक्ट नहीं आए या उसके इस्तेमाल के कोई ज्यादा फायदे नहीं है तो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद आपको या आपके बच्चे को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। खुदा ना करे ऐसा कोई मसला हो तो अपने कंसल्टेंट के पास जाइए जितनी जरूरत है, और जो आपको डेट बताई जाए कि आपने इस वक्त अपने डॉक्टर के पास जरूर आना है तो जरूर आइए। नाज़रीन, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा पाकिस्तान के साथ।